रात का समय होता है। एक आदमी अपनी कार चलाते हुए घर वापस जा रहा होता है। तभी अचानक सामने से एक अजीब सी तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है और वो घबरा जाता है। वह तुरंत गाड़ी मोड़कर ब्रेक मार देता है और गाड़ी से नीचे उतरता है। नीचे उतरकर जैसे ही वो आगे देखता है तो हैरान रह जाता है। सड़क के बीचों बीच एक बिना ड्राइवर की कार खड़ी होती है जो उसका रास्ता रोक रही होती है। गाड़ी देखने में थोड़ी पुरानी लगती है लेकिन उसके सीट्स बिल्कुल नए होते हैं। कार के अंदर एक ऑपरेशन मैनुअल भी रखा होता है जो चीजों को और भी अजीब बना देता है। पूरी कार का डिजाइन किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। आदमी क्यूरियोसिटी में आकर मैनुअल के हिसाब से सेटिंग करने लगता है और बिना ज्यादा सोचे वो टाइम को मैक्स पर सेट कर देता है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है वो कुछ ही सेकंड में सड़क से गायब हो जाती है। फिर कुछ सेकंड बाद अचानक वही गाड़ी वापस आ जाती है। ये देखकर आदमी पूरी तरह से दंग रह जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। इस बार वो थोड़ा और हिम्मत करता है और टाइम को 2037 साल पर सेट कर देता है। लेकिन इस बार सफर पहले जैसा आसान नहीं होता। जब वो वापस आता है तो उसे लगता है जैसे उसने पूरी रात बिताई हो। इस दौरान वह अपने जीवन का सबसे डरावना भविष्य देख चुका होता है। वह भविष्य ऐसा होता है जिसे वह कभी देखना नहीं चाहता था। उस आदमी का नाम हैजिन होता है जो एक आम ऑफिस में काम करने वाला इंसान था। लेकिन टाइम ट्रैवल कार मिलने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। शुरुआत में वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे एक अनोखी ताकत मिल गई होती है। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उसका भविष्य बहुत खतरनाक है। वो जानता है कि वह एक सीरियल मर्डर केस में फंस चुका है और सबसे डरावनी बात यह होती है कि खुद की मौत भी उसी से जुड़ी होती है। फैसला करता है कि वह सबको होने से पहले ही रोक देगा। इसलिए टाइम ट्रैवल के 1987 में चला जाता है। वो सोचता है कि अगर शुरुआत में ही सब ठीक कर दिया जाए तो भविष्य बदल सकता है। 1987 में पहुंचने के बाद उसे एक घटना के बारे में पता होता है। एक 19 साल की लड़की नशा करने की वजह से पहाड़ से गिरकर मरने वाली होती है। हैजिन सही समय पर वहां पहुंचकर उस लड़की की जान बचा लेता है। लेकिन यह सिर्फ एक घटना नहीं होती। पहाड़ की चोटी पर एक और लड़की होती है जो खुदकुशी करने आई होती है। वो हैजिन को देखकर उसे इग्नोर करती है क्योंकि उसे वो अजीब लगता है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन हैजिन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिंदगी कितनी कीमती है। लड़की उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती और उसे नजरअंदाज कर देती है। लेकिन वो हैजिन को भूल नहीं पाती। गांव के लोग हैजिन का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने उनकी बेटियों की जान बचाई होती है। तभी हैजिन एक नकली टीचर आईडी निकालता है और खुद को शिक्षक बताता है। गांव का मुखिया उसे तुरंत गांव में पढ़ाने का ऑफर दे देता है। हैजिन आसानी से गांव में रहने लगता है लेकिन उसका असली मकसद कुछ और होता है। वह यहाँ सीरियल मर्डर केस की सच्चाई पता लगाने आया होता है। वह जानना चाहता है कि यह सब इसी गांव से क्यों शुरू होता है और भविष्य में उसकी मौत कैसे होती है। इसके बाद वह फिर से टाइम ट्रैवल करता है और 2021 में पहुंचता है। वहां वह जेल में बंद उस आदमी से मिलने जाता है जिसे कातिल माना गया है। अगले दिन उस आदमी की रिहाई होने वाली होती है। हैजिन उसे पहले ही चेतावनी देता है कि वह खुदकुशी न करे। दोनों अगले दिन मिलने का वादा करते हैं। अगले दिन वे एक कैफे में मिलते हैं। वह आदमी हैजिन से पूछता है कि वह कौन है और इतना सब कैसे जानता है। हैजिन उसे बताता है कि उसे मैनेजर न्यू के मर्डर केस के बारे में सब पता है। वो कहता है कि वो आदमी असली कातिल नहीं है। फिर वो एक छोटा सा डिब्बा दिखाता है जो उसे मर्डर वाली जगह से मिला था। वो पूछता है कि उस रात असल में क्या हुआ था, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे भी सच्चाई नहीं पता। इसके बाद हैजिन फिर से टाइम ट्रैवल करने के लिए कार में बैठता है। वो फिर से 1987 में जाने की कोशिश करता है लेकिन इस बार कुछ गलत हो जाता है। टाइम ट्रैवल के दौरान अचानक एक लड़की सड़क के बीच में आ जाती है। वो लड़की भी डर जाती है और वहीं खड़ी रह जाती है। हैजिन ब्रेक मारने की कोशिश करता है लेकिन ब्रेक काम नहीं करता। लड़की को बचाने के लिए वह जोर से गाड़ी मोड़ देता है और तभी दोनों और कार एक साथ टाइम टनल में गायब हो जाते हैं। लड़की जब होश में आती है तो खुद को जमीन पर पड़ी हुई पाती है। चारों तरफ सुनसान जगह होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ हैजिन कार के अंदर बेहोश पड़ा होता है और कार से धुआं निकल रहा होता है। लड़की धीरे धीरे उठती है और एक छोटे शहर की सड़क पर चलने लगती है। उसका सिर घूम रहा होता है और उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। तभी एक आदमी उससे टकरा जाता है और उसे पता चलता है कि उसके सिर से खून बह रहा है। वह आदमी उसे अस्पताल ले जाने की बात करता है। रास्ते में एक अजीब आदमी उसे चीजें बेचने की कोशिश करता है। लड़की परेशान होकर सोचती है कि आज कुछ भी सही नहीं हो रहा। तभी वो एक बैनर पर तारीख देखती है और पास खड़े आदमी से साल पूछती है। आदमी उसे अजीब नजरों से देखता है और डर जाता है। लड़की को अब सब कुछ अजीब लगने लगता है और वह चारों तरफ ध्यान से देखने लगती है। वह अपना फोन निकालकर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। यह देखकर पास वाला आदमी हैरान रह जाता है। लड़की चलते चलते नेटवर्क ढूंढ रही होती है। तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है। वो माफी मांगती है लेकिन तभी उसकी नजर एक और लड़की पर पड़ती है। उसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाती है। वो वही चेहरा होता है जिसे वो हमेशा देखना चाहती थी। जिस इंसान को वो खो चुकी थी
वो उसके सामने जिंदा खड़ा होता है। वो उसके पास जाने ही वाली होती है, तभी हैजिन उसे पकड़ लेता है। हैजिन उसे साइड में ले जाकर बताता है कि वे 1987 में आ चुके हैं और अभी वापस नहीं जा सकते। लेकिन लड़की को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो खुशी से रोने जैसी हो जाती है क्योंकि उसने अपने सबसे प्यारे इंसान को फिर से देख लिया होता है। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है और हमें उस लड़की का अतीत दिखाया जाता है, जहां से सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। इसके बाद कहानी एक मशहूर लेखिका की तरफ मुड़ती है। वो अपनी पहली किताब की वजह से परेशान रहती है क्योंकि लोग उसी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। नई किताब के लॉन्च पर भी रिपोर्टर उसी के बारे में सवाल करते हैं। वो हर बार बात को टाल देती है, लेकिन अंदर से बहुत गुस्सा होती है। वो अपनी पहली किताब को बेकार बताती है, जबकि उसकी बाकी किताबें बहुत बिक चुकी होती हैं। उसकी असिस्टेंट यून यिंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि फैंस उसी किताब से जुड़े हैं, लेकिन असली सच्चाई ये होती है कि उसकी किताबें असिस्टेंट ही बेहतर बनाती हैं। लेखक नाम कमाता है, लेकिन असिस्टेंट मेहनत के बाद भी कम पैसे पाती है और लेखक उसे बार बार याद दिलाता रहता है कि उसकी जगह कभी भी कोई और ले सकता है। लेकिन यून यिंग इतनी मेहनत करने के बावजूद बहुत कम सैलरी लेती है। एक दिन लेखिका फिर से शॉपिंग करने मॉल जाती है और यून यिंग उसके साथ होती है। तभी यून यिंग की नजर अचानक अपनी मां पर पड़ती है। उसकी मां कुछ लोगों के साथ डिस्काउंट वाले सामान के लिए धक्का मुक्की कर रही होती है। इसी दौरान उसकी मां गिर जाती है और यून यिंग उसे उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन लेखिका उस भीड़ को देखकर कहती है कि ये लोग कितने बेहूदे हैं जो सस्ते सामान के लिए लड़ रहे हैं। यून यिंग ये सब सुनकर रुक जाती है और अपनी मां के पास नहीं जाती। उसकी मां भी उसे देख लेती है, लेकिन यून यिंग शर्म की वजह से पहचानने से बचती है। फिर वो चुपचाप वहां से चली जाती है। मॉल से बाहर निकलने के बाद भी उसे अपनी मां फिर से सड़क के उस पार दिखाई देती है। इस बार वो जोर से मां को आवाज लगाती है और जल्दी से सड़क पार करके उसके पास पहुंचती है, लेकिन उसकी मां उसे सुन नहीं पाती और अपने काम में लगी रहती है। उसकी मां प्यार से उसे कहती है कि ध्यान से चला करे और उसे एक नई जूती दिखाती है। वो कहती है कि उसने ये जूते उसके लिए खरीदे हैं और उसे पहनकर देखने को कहती है, लेकिन यून यिंग सबके सामने जूते पहनना नहीं चाहती और मना कर देती है। शायद उसकी बेटी को जूते सस्ते लग रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से समझाने लगती है कि ये उसने किसी अच्छी दुकान से खरीदे हैं। लेकिन यून यिंग उल्टा अपनी मां को ही डांट देती है कि बेवजह पैसे क्यों खर्च करती। वो ये भी कहती है कि उसे अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं निकलता। उसकी मां ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और पूछती है कि क्या वो उसे शर्मिंदा करती है। इसके बाद गुस्से में वो वहां से चली जाती है और यून यिंग वहीं खड़ी रह जाती है। लेकिन उस वक्त भी यून यिंग को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। वो सोचती है कि मां बेटी का रिश्ता है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। उसी दिन वो लेखिका के कॉल भी नहीं उठाती और अकेले मूवी देखने चली जाती है। फिल्म देखने के बाद वो घर वापस आती है तो टेबल पर एक केक रखा होता है। वो समझ जाती है कि ये उसकी मां ने उसके जन्मदिन के लिए तैयार किया था, लेकिन तभी उसे पुलिस स्टेशन से फोन आता है। उसे बताया जाता है कि उसकी मां ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है। ये सुनते ही यून यिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत अस्पताल पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो सिर्फ अपनी मां की ठंडी लाश देख पाती है। रात होते होते उसे एक और झटका लगता है जब लेखिका उसे नौकरी से निकाल देती है। पुलिस उससे पूछती है कि क्या उसने अपने पिता से संपर्क किया है। तभी अचानक उसके पिता का फोन आता है और वो जल्दी से कॉल उठाती है, लेकिन फोन की दूसरी तरफ एक औरत की आवाज होती है। पता चलता है कि उसका पिता फिर से शराब पीकर किसी दुकान में तोड़फोड़ कर रहा है। एक तरफ उसकी मां की मौत हो चुकी होती है और दूसरी तरफ उसका पिता ऐसी हालत में होता है। यून यिंग का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो अंदर से बिखर जाती है। वो अपनी मां के आत्महत्या वाले नदी के किनारे जाती है और वहीं बैठ जाती है। उस वक्त उसके मन में आता है कि वो भी सब खत्म कर दे और अपनी मां के पास चली जाए, लेकिन तभी उसे अपनी मां का छोड़ा हुआ सुसाइड नोट याद आता है। उसमें लिखा होता है कि उसे जीते रहना है और हार नहीं माननी है। तभी उसकी नजर नदी के किनारे पड़े एक छोटे से डिब्बे पर पड़ती है। वो उसे उठाकर खोलती है तो उसमें कुछ धुंधले अक्षर लिखे होते हैं। उसी समय उसका पिता भी वहां पहुंच जाता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। यून यिंग गुस्से में उससे पूछती है कि मां के आखिरी 3 कॉल उसने क्यों नहीं उठाए। वो कहती है कि उसने इतनी मेहनत इसलिए की ताकि वो इस झगड़ालू परिवार से दूर रह सके। वो ये भी कहती है कि अगर उसे मौका मिला तो वो अपने माँ बाप को कभी मिलने ही नहीं देगी। यून यिंग अपनी मां का छोड़ा हुआ स्कार्फ उठाती है और उसे अपने गले में डाल लेती है। वो चलते चलते एक सुरंग के अंदर पहुंच जाती है, जहां उसे पीछे से किसी गाने की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाती है और तेज चलने लगती है। अचानक कुछ अजीब होता है और वो टाइम ट्रैवल करके 1987 में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो अपनी मां को जवान रूप में देखती है। वो तुरंत अपनी मां को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है और हैजिन को धक्का देकर अलग कर देती है। वो देखती है कि उसकी मां एक नाइट क्लब में जा रही है और वो भी उसके पीछे अंदर चली जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसकी मां को जबरदस्ती यहां लाया है। उसकी मां पहली बार इस तरह की जगह पर आई होती है और काफी डर जाती है।
जब लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो घबरा जाती है। वो डर के मारे वॉशरूम में भाग जाती है और यून यिंग भी उसके पीछे जाती है। लेकिन अचानक सामने आ जाने से उसकी माँ और भी डर जाती है। उसकी माँ सोचती है कि ये लड़की जरूर नशा करके आई है, क्योंकि वो अजीब अजीब बातें कर रही है। वो कहती है कि अब वो कभी ऐसी जगह नहीं आएगी। जैसे ही उसकी माँ बाहर निकलती है, वहां पुलिस रेड करने आ जाती है। उसकी माँ भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। तभी यून यिंग भी बाहर आ जाती है और पुलिस से पूछती है कि क्या हो रहा है। पुलिस उसे बताती है कि ये एक चेकिंग है और उससे आईडी कार्ड दिखाने को कहती है। यून यिंग को समझ नहीं आता कि इस पुराने जमाने में आईडी कैसी होगी। पुलिस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है और माहौल टेंशन से भर जाता है। तभी अचानक हैजिन वहां आ जाता है और स्थिति संभालने की कोशिश करता है। वो खुद को टीचर बताकर यून यिंग को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उससे सवाल करता है कि वो जांच में बाधा क्यों डाल रहा है। हैजिन भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसी तरह के पुलिस वालों की वजह से बड़े अपराध होते हैं। वो बताता है कि 5 दिन बाद यहाँ एक मर्डर होने वाला है और वो पुलिस ऑफिसर उस समय नौकरी छोड़ देगा और गायब हो जाएगा। ये सुनकर माहौल और गर्म हो जाता है और दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी वहां शहर का मेयर आ जाता है और सब शांत हो जाता है। पुलिस ऑफिसर तुरंत झुककर उसे सलाम करता है और मामला वहीं खत्म हो जाता है। हैजिन इस मौके का फायदा उठाकर यून यिंग को वहां से निकाल लेता है। वो उसे उस जगह ले जाता है जहां टाइम ट्रैवल वाली कार होती है और उसे बताता है कि यही वो कार है जिससे वो टाइम ट्रैवल करता है। वो कहता है कि उसने पहले कई बार टाइम ट्रैवल किया है, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हो गई। उसे लगता है कि यून यिंग में भी कुछ खास बात है, इसलिए वो भी यहाँ आ गई। अब दोनों फिलहाल अपने समय में वापस नहीं जा सकते, इसलिए वो यून यिंग से कहता है कि कार को गांव तक ले जाने में उसकी मदद करे। यून यिंग उसके साथ उसके घर चली जाती है। वो देखती है कि हैजिन अकेले इतने बड़े घर में रहता है और सोचती है कि ये आदमी काफी अमीर है। हैजिन उसे कुछ समय के लिए अपने घर में रहने देता है और उसे मना करता है कि दिन में बाहर ज्यादा न निकले। वो कहता है कि जैसे ही कार ठीक हो जाएगी वो उसे वापस भेज देगा। उधर यून यिंग की माँ को जब उसके माता पिता को नाइट क्लब वाली बात पता चलती है तो वो उसे घर से निकाल देते हैं। घर से निकाले जाने के बाद वो लड़की भटकते भटकते हैजिन के घर के सामने आ जाती है।